नमस्कार के न्यूज के खास स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। आज हम फिर हाजिर हैं कुछ खास खबरों के साथ। सबसे पहले हम बात करेंगे देश दुनिया में बढ़ रहे कोरोना की, साथ ही बात होगी उत्तराखंड की राजनीति में चर्चित दल बदल प्रकरण और स्टिंग मामले पर सीबीआई केस का जिन बोतल से बाहर आने की। कानपुर में मेट्रो के दूसरे फेज की शुरुआत के साथ लोगों में सुगम सफर को लेकर देखे जा रहे उत्साह पर हमारी खास रिपोर्ट। तो स्पेशल रिपोर्ट में पहली अहम रिपोर्ट की बात करेंगे। भारत में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से 31 मई को जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ये खास रिपोर्ट। देश में बढ़ रहे कोरोना केस 2700 के पार, 24 घंटे में 7 मौतें। केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली में सबसे ज्यादा असर। कोविड केसों में 5 गुना आया उछाल। ओमिक्रॉन के 2 नए सब वेरिएंट LF.7 और NB.1.8.1 ने बढ़ाई टेंशन। देश में कोरोना वायरस डराने लगा है। कोविड केसों में 5 गुना उछाल आया है। कुल एक्टिव मामले 2700 पार हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। विभाग का कहना है कि फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश में कोविड-19 के एक्टिव केसों की संख्या 2710 तक पहुंच गई है, जिसमें केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य हैं। केरल में 1147 केस रिपोर्ट किए गए हैं। उसके बाद महाराष्ट्र में 424 केस दर्ज किए गए हैं। 30 मई तक के आंकड़े के मुताबिक दिल्ली में 294 और गुजरात में 223 मरीज मिल चुके हैं। कर्नाटक और तमिलनाडु में 148 केस दर्ज किए गए हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में 116 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 7 मौतें भी दर्ज की गई हैं। बता दें कि इस साल के पहले 5 महीनों में मरने वालों की संख्या 22 हुई है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 2 मौतें हुई हैं, जबकि दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, पंजाब और तमिलनाडु में एक मौत रिकॉर्ड की गई है। उछाल के पीछे क्या वजह? आपको बता दें कि माना जा रहा है कि ओमिक्रॉन के 2 नए सब वेरिएंट LF.7 और NB.1.8.1 ने टेंशन बढ़ाई है। कोरोना केसों में अचानक हुई इस वृद्धि के लिए इन्हीं 2 वेरिएंट को जिम्मेदार बताया जा रहा है। हालांकि JN.1 अभी भी प्रमुख वेरिएंट बना हुआ है। हालांकि अब तक विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने LF.7 या NB.1.8.1 को चिंताजनक वेरिएंट के रूप में क्लासिफाइड नहीं किया है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना के अधिकांश मामले हल्के हैं और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एक्सपर्ट ने सुझाव दिया है कि नए वेरिएंट में कुछ हद तक प्रतिरक्षा से बचने की क्षमता हो सकती है, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वे लंबे समय तक गंभीर संक्रमण का कारण बन सकते हैं। इसके लक्षण काफी हद तक सामान्य फ्लू जैसे ही हैं। कुछ लक्षणों में बुखार, नाक बहना, गले में खराश, सर दर्द और थकावट शामिल है। बता दें कि कई राज्यों में अस्पताल को बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, टेस्टिंग किट और वैक्सीन की उपलब्धता बनाए रखने का निर्देश दिया है। बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों को भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाते समय मास्क पहनने की सलाह दी गई है। स्पेशल डेस्क न्यूज़ इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में अगली अहम रिपोर्ट की बात करेंगे। उत्तराखंड की राजनीति में फिर एक बार भूचाल आ गया है। साल 2016 में भूचाल लाने वाले चर्चित दल बदल प्रकरण और उसी दौरान सामने आए स्टिंग मामले में अब सीबीआई पूरी तरीके से एक्शन मोड में आती दिख रही है। इस बहुचर्चित मामले की जांच में तेजी लाते हुए सीबीआई ने दल बदल करने वाले तत्कालीन विधायकों और अन्य संबंधित नेताओं को समन भेजना शुरू कर दिया है। वहीं इस मामले में कांग्रेस का कहना है कि सीबीआई केस का जिन्न बोतल से बाहर आने का मतलब हरदम की न्याय यात्राएं निशाने पर है। ये खास रिपोर्ट देखें। वर्ष 2016 में दल बदल की धमाचौकड़ी के बीच तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत का एक स्टिंग वीडियो सामने आया था, जिसमें वह विधायकों को पार्टी में बनाए रखने के लिए टॉप अप देने और मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए आंखें बंद करने जैसी बातें
नजर आए थे। इस वीडियो ने प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया था और पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। मामले की गंभीरता तब और बढ़ गई जब तत्कालीन कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई। हालांकि बाद में उन्होंने इस शिकायत को वापस लेने के लिए अर्जी देनी पड़ी थी, लेकिन इस पर अब तक कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। सूत्रों की माने तो सीबीआई ने पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत को भी 21 मई को पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया था, लेकिन वह निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं हो सके। उन्होंने सीबीआई अधिकारियों को इस बारे में पूर्व में ही सूचना दे दी थी। संभावना जताई जा रही है कि वह शीघ्र ही दिल्ली जाकर बयान दर्ज करवा सकते हैं। इसी मामले में एक बीजेपी विधायक से सीबीआई पूछताछ कर चुकी है, जबकि बाकी विधायकों और नेताओं को भी पूछताछ के लिए नोटिस भेजा गया है। उल्लेखनीय है कि दल बदल करने वाले कुछ विधायक वर्तमान में सरकार में मंत्री हैं, जबकि कुछ भाजपा में विधायक के रूप में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। ये बोतल में से जिन की तरह बाहर आता रहेगा मामला जब जब हरीश रावत जी यानी हरदा सक्रिय होंगे। ऐसे में मुझे लगता है हरीश रावत जी की ये जो न्याय यात्राएं हैं, भाजपा के झूठ का पर्दाफाश है, भांडाफोड़ है, उसका तीर बिल्कुल सही निशाने पे लगा है। उनकी यात्राओं की गूंज यहाँ से लेकर दिल्ली दरबार तक पहुंच गई है और भाजपा का हाई कमान अब हरीश रावत जी का ये जो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है उसको थामने के लिए फिर से उन्होंने बोतल से जिन निकाल दिया सीबीआई जांच का, और कुछ न कुछ वो अब चुनाव तक लगातार इसमें करते रहेंगे ताकि हरीश रावत जी की एनर्जी है वो इस सीबीआई केस में लग जाए और वो अपने क्षेत्र में सक्रिय न रह सके, जिससे कि भाजपा को चुनाव में नुकसान ना हो पाए। तो कहीं ना कहीं रावत जब जब सक्रिय होते हैं तब तब आपको सीबीआई केस जिनकी तरह बाहर निकलता हुआ दिखाई पड़ेगा। और कितना खौफ और डर और भय हरीश रावत जी का भाजपा के दिल में है, ये इससे साफ परिलक्षित होता है। सीबीआई को अपनी जांच पुख्ता तरीके से करनी चाहिए और सभी नेताओं की जो उसमें भागीदारी है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में भी हैं या कांग्रेस में वो पहले थे, सबकी भागीदारी बतानी चाहिए, जनता के सामने लानी चाहिए। केवल हरीश रावत का बयान सबने सुना, इन्होंने कैसे साजिश रची? क्या ये लोग सरकार में सरकार को बार्गेन थे? क्या ये खरीद फरोख्त की बातें करते थे या ये खरीदे बेचे जाते हैं? तो ये चीजें सीबीआई को देखना चाहिए कि सारी बातें उत्तराखंड क्रांति दल इस परिप्रेक्ष्य में ये दिख रहा है कि इस प्रदेश में हो क्या रहा है। हमें सीबीआई के पास तो हम ये चाहते हैं कि बड़ी एजेंसी पर है, देश की सबसे बड़ी एजेंसी पर ये मामला है और इसको सीबीआई को उजागर होना चाहिए कि दूध का दूध पानी का पानी। क्योंकि हरीश रावत केवल ये दिखता तो है कैमरे में कि हरीश रावत जी बोल रहे हैं मैं आग बंद कर लूंगा, आप लूटो जितना उत्तराखंड को लूटो, लेकिन लूटने वालों में कौन है? लूटने वाले में वही लोग हैं जिन्होंने साजिश की है। तो जो लोग साजिश करता है उनके भी सीबीआई को उनके पत्ते भी खोलने चाहिए, उनका चेहरा भी खोलना चाहिए और उन्होंने क्या क्या काम किया है उसको खोलना चाहिए। ये पाप किए हैं, जब तक सार्वजनिक जीवन में रहेंगे तो सामने आते रहेंगे। आज फिर वही स्थिति है, क्योंकि नोटिस गया है तो वो लोग अपनी बात कहेंगे। लेकिन पूरे उत्तराखंड ने देखा है कि कैसे पूरे उत्तराखंड को अपनी सरकार को बचाने के लिए दांव पे लगाए थे। ये तो भला हो इस प्रदेश की जनता का कि उन्होंने कांग्रेस से निजात पा लिया और आज भाजपा की सरकार है, तो पूरा उत्तराखंड जो है चौराहे पर खड़ा हो। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आदि कैलाश यात्रा के दौरान बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि लाखों करोड़ों देशवासियों का यह परम विश्वास है कि भाजपा की झूठ लूट और फूट की सरकार है। उत्तराखंड में भी बीजेपी ने 2 झूठ बोलकर सत्ता हासिल की। त्रिवेंद्र सरकार हो या धामी की सरकार हो, ये दोनों सरकारें झूठ के गर्भ से पैदा हुई हैं। पहली सरकार कहती है कि कांग्रेस की सरकार ने जुम्मे नमाज की छुट्टी कर दी थी। इस झूठ के गर्भ से पैदा हुई आज 9 साल हो गए हैं, लेकिन जुम्मे की नमाज की सरकारी छुट्टी का गजट नोटिफिकेशन भाजपा अभी तक नहीं दिखा पाई है। 2022 में इन्होंने फिर से सरकार झूठ बोला और ये कहा कि कांग्रेस के नेताओं व हरीश रावत ने वादा किया है कि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, जबकि हमारा संविधान धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार से कोई शिक्षण संस्था और कोई संस्था खड़ा करने की अनुमति नहीं देता है। पूर्व में मुस्लिम यूनिवर्सिटी व बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनी है तो वह संविधान के अस्तित्व में आने से पहले बनी हुई है। जब संविधान अनुमति देता ही नहीं है तो इसकी कोई मांग क्यों करेगा?
हरीश रावत के मुताबिक मैंने 10 लाख रुपए तक के इनाम की घोषणा पहले कर दी थी कि दिखाओ मेरा वह बयान या हमारे किसी महत्वपूर्ण नेता का वह बयान, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, हम तुम्हें 10 लाख रुपए इनाम देंगे। हरीश रावत ने यहाँ तक कह दिया था कि मैं राजनीति भी छोड़ दूंगा, वह अपनी जीवन भर की सारी संपत्ति, अपनी पैतृक संपत्ति भी तुम्हारे नाम कर दूंगा। उन्होंने कहा, हमने आदि कैलाश में आशीर्वाद लेने के बाद भगवान शिव से न्याय की याचना की। हमने इतनी शक्ति दी कि हम भाजपा द्वारा गढ़े गए 2 झूठों का पर्दाफाश कर सके। लाखों करोड़ों देशवासियों का ये परम विश्वास है कि भाजपा की सरकार झूठ, लूट और फूट की सरकार। उत्तराखंड में भी उन्होंने 2 ऐतिहासिक झूठ बोलकर सत्ता प्राप्त की। त्रिवेंद्र सिंह की सरकार हो या श्री पुष्कर धामी जी की सरकार, ये दोनों सरकारें झूठ के गर्भ से पैदा हुई। एक पहली सरकार जुम्मे की नमाज की छुट्टी कांग्रेस की सरकार ने कर दी है, इस झूठ के गर्भ से पैदा हुई। आज 9 साल हो गए हैं जुम्मे की नमाज करने की, अर्थात शुक्रवार के दिन की सरकारी छुट्टी का वो गजट नोटिफिकेशन भाजपा अभी तक दिखा नहीं पाई है। कोई स्कूल, कॉलेज और तो छोड़िए, शिशु मंदिर भी ऐसा नहीं बता पाई है जिसमें पिछले 9 सालों में उस तथाकथित नमाज की अदा करने के लिए दी गई शुक्रवार की छुट्टी के दिन वो स्कूल, कॉलेज बंद हुए या वो शिशु मंदिर बंद हुए। और 2022 में इन्होंने सरासर झूठ बोला फिर से। उद्देश्य कुछ भी हो, पर जिस ओर उनकी यात्रा जा रही है वो उनके जीवन के चौथे चरण को सफल करेगी। चौथे चरण में कैलाश मानसरोवर की जाना ही चाहिए, भले ही वो राजनीतिक कारणों से कुछ चीजों को जिस पार्टी में रहे हैं वो विरोध करती आई है, लेकिन वो कर रहे हैं तो मेरी उनको इसके लिए शुभकामनाएं। आपको बता दें, साल 2016 में ही तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत का एक स्टिंग वीडियो सामने आया था, जिसमें वह विधायकों को पार्टी में बने रहने के लिए टॉप अप और मंत्री पद पर रहते हुए आंखें बंद करने जैसी बातें कहते हुए नजर आए थे। इसके बाद यह मामला जांच के दायरे में आ गया था। प्रकरण पर सीबीआई को जांच गई थी। इसके बाद से ही मामले में चार्जशीट का सिलसिला भी शुरू हुआ था। वहीं कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लगातार सरकार की नाकामियों को लेकर हर अपनी 2 दिवसीय कैलाश मानसरोवर यात्रा पर रहे, जहां पर से वो लगातार न्याय यात्रा को लेकर सरकार और भाजपा पर हमला बोलते रहे और भाजपा से 2 झूठ का जवाब मांग रहे हैं। हालांकि रावत को अभी किसी झूठ की सत्यता जवाब तो नहीं मिल पाया, लेकिन उनकी मुश्किलें आगे बढ़ती जरूर दिख रही हैं। देखना होगा क्या हरीश रावत को उनके सवालों का जवाब भाजपा से मिलेगा या रावत को ही सभी सवालों के जवाब पहले स्टिंग ऑपरेशन से जुड़े सीबीआई को ही देने होंगे। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो स्पेशल रिपोर्ट में रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद अगली रिपोर्ट की बात करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबां में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकाल पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबां केसरी। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे मसाले हमेशा ताजा रहेंगे। जस्ट लाइक मी, टच वुड, गॉड ब्लेस मी। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो स्पेशल रिपोर्ट में अगली अहम रिपोर्ट की बात करेंगे। कानपुर में मेट्रो का सफर जनता को भा रहा है। मेट्रो फेज 2 के संचालन से सफर आसान हुआ है।
आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को भूमिगत सेक्शन का शुभारंभ किया था। अब IIT से सेंट्रल स्टेशन तक मेट्रो संचालन शुरू हो चुका है। ये खास रिपोर्ट देखें। कानपुर में मेट्रो का सुहाना सफर, सेंट्रल स्टेशन तक शुरू हुआ मेट्रो संचालन। सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधियों ने मेट्रो सफर कर लिया जायजा। IIT से 25 मिनट में सेंट्रल तक का सफर। कानपुर के मोती झील से आगे बढ़ते हुए अब कानपुर सेंट्रल स्टेशन तक मेट्रो ट्रेन पहुंच चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को इस भूमिगत सेक्शन का शुभारंभ किया। इसके अगले दिन यानी शनिवार से आम शहरी भी इस सेक्शन में सुहाने सफर का आनंद ले रहे हैं। मेट्रो ने भी यात्रियों के स्वागत की विशेष तैयारी की है ताकि लोग मेट्रो में के लिए आकर्षित हो। शनिवार को सुबह सबसे पहले टिकट लेने वाले यात्रियों को गुलाब के फूल देकर उनका स्वागत किया गया। ये व्यवस्था मेट्रो के सभी भूमिगत स्टेशनों पर रही। तो वहीं मेट्रो अधिकारियों ने पहले ही दिन यात्रियों की संख्या का रिकॉर्ड टूटने की संभावना जताई। आपको बता दें कि मेट्रो में अब तक सबसे ज्यादा एक दिन में 45,000 यात्रियों ने यात्रा की थी। यह आंकड़ा 1 जनवरी 2022 का है। तब IIT से मोती झील तक मेट्रो चली थी। आपको बता दें कि अंडरग्राउंड सफर के पहले दिन भाजपा सांसद रमेश अवस्थी, विधायक सुरेंद्र मैथानी समेत संगठन के पदाधिकारियों ने चुन्नीगंज से सेंट्रल स्टेशन तक का मेट्रो सफर किया और अंडरग्राउंड मेट्रो का जायजा लिया। इस दौरान मेट्रो MD सुशील कुमार ने बुके देकर भाजपाइयों का स्वागत किया। उधर सफर शुरू करने से पहले सांसद ने सभी का टिकट लिया और सभी माइट लाइन फॉलो करने की बात कही। वहीं मेट्रो स्टेशन के दौरान सांसद ने के न्यूज से बात करते हुए बताया कि मेट्रो के सेंट्रल तक चलने से शहरवासियों को बड़ी राहत मिली है। जाम के लिए कानपुर शहर को जाना जाता था, लेकिन 30 मई को ने 5 अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशनों को हरी झंडी दिखाकर कानपुर को जाम की समस्या से निजात दिलाने की सौगात दी है। इस पर आज जनप्रतिनिधियों ने मेट्रो का सफर किया है और बात करने के लिए रमेश अवस्थी हमारे साथ है। सांसद जी, आपने भी मेट्रो का सफर किया है, कैसा लगा और जाम की समस्या से किस तरीके से देशवासियों को और कानपुर वासियों को निजात मिली है? देखिए, कल माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा मेट्रो के दूसरे चरण का उद्घाटन किया गया है। मेट्रो पहले नहीं थी, जाम की समस्या बहुत थी। कानपुर वासियों का ये सपना भी था कि मेट्रो चले और वो मेट्रो का आनंद लें, और कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन कानपुर वासियों का सपना पूरा किया। आज हम लोगों ने भी उसमें सफ़र किया है, जिस मेट्रो में IIT से लेकर और यहाँ तक लगभग 2 घंटे का सफ़र लगता था, वो सफ़र 20 से 25 मिनट में पूरा हुआ। इससे बढ़िया और सौगात साथ में दूसरा जो जाम की समस्या के कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट घोषणा कर दी, जो कानपुर वासियों को 20 साल पुरानी मांग थी कि अम्बरगंज से लेकर और मंदना तक का एलिवेटेड ट्रैक स्वीकृत हो गया और उसका काम भी 2 महीने बाद चालू हो जाएगा, जो कानपुर वासियों के लिए विकास की बहुत बड़ी सौगात है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल कानपुर वासियों के अंदाज में, कानपुरी अंदाज में कानपुर के विकास की बात कही और साथ में उन्होंने कहा कि कानपुर का गौरव वापस लाया जाए। ये बहुत बड़ी बात है, यानी कानपुर के समग्र विकास की प्राथमिकता है उनकी। वो चाहते हैं कानपुर का समग्र विकास हो, इसलिए कानपुर को उन्होंने विकास के रूप में कई बड़ी बड़ी योजनाओं की सौगात दी है और मुझे लगता है कानपुर भविष्य विकसित कानपुर बनेगा। और कल का प्रधानमंत्री का कानपुर का कार्यक्रम कानपुर के विकास की प्रमुखता लेगा। ये बहुत सी बातें कल प्रधानमंत्री ने कई सौगातें भी दी है। अब क्या लक्ष्य है, किन विकास कार्यों को देखते हैं और आपका कौन सा ड्रीम प्रोजेक्ट है? देखिए, हमारा वही ड्रीम प्रोजेक्ट है जो कानपुर के लोगों का। मैं ये वादा करता हूँ कानपुर वासियों का जो भी ड्रीम प्रोजेक्ट है वो इन 5 सालों में पूरा है। कानपुर वासियों का प्रोजेक्ट था अनबरगंज से लेकर और मंदना तक का रेलवे का एलिवेटेड ट्रैक जो बने ताकि जाम की समस्या से मुक्ति मिल जाए, उसकी स्वीकृति मिल चुकी है, उसका टेंडर निकल चुका है और उसके बाद प्रधानमंत्री जी स्वयं। दूसरा हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि जो गोल चौराहे से लेकर और रामा देवी तक का एक एलिवेटेड रोड यानी कि फ्लाईओवर का निर्माण, उसका भी DPR फाइनल हो चुका है, उसकी भी स्वीकृति इस साल मिल जाएगी और मेरा प्रयास है कि उसका भी निर्माण कार्य हम इस साल चालू करेंगे। और तीसरा हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है वो है कानपुर का रिवर फ्रंट, कि रिवर फ्रंट का निर्माण हो। वो रिवर फ्रंट के निर्माण के लिए तमाम जो औपचारिकताएँ होती हैं वो की जा रही हैं। मुझे लगता है जल्दी जल्दी उसमें सफलता मिलेगी। और जो चौथा प्रोजेक्ट है कानपुर वासियों और क्रिकेट फील्ड में वो है ग्रीन पार्क का भी पूरी तरह से विकास होगा। ग्रीन पार्क का जीर्णोद्धार किया जाएगा और ग्रीन पार्क का पुराना गौरव, पुराना वापस लाया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं घोषणा कर कि ग्रीन पार्क को वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बनाया जाएगा।
वहीं विधायक सुरेंद्र मैथानी और जिलाध्यक्ष अनिल दीक्षित ने कहा कि जिस रेलवे स्टेशन जाने के लिए लोगों को 2 घंटे पहले घर से छोटे बच्चों को लेकर भागना पड़ता था, फिर भी जाम से उनकी ट्रेन छूट जाती थी। आपको लोगों को सहूलियत होगी और कानपुर का राजस्व भी बढ़ेगा। देखिए, जो विधायक हैं सुरेंद्र मैथानी जी, उन्होंने भी मेट्रो का सफर किया है और उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। मैथानी जी, कैसा लगा आपको और क्या वाकई अब कानपुर शहर में जाम की समस्या नहीं होगी? देखिए, मोदी जी ने कल झंडी दिखा करके, हरी झंडी दिखा के जो भूमिगत ये मेट्रो है, इसको जो प्रारंभ किया तो हम कानपुरियों का भूखाल टाइट कर दिया। और इतना ही नहीं, आप देखिए कानपुर राजस्व के मामले में तीसरे, नोएडा गाजियाबाद के बाद तीसरे नंबर पर था। कल जो मोदी ने सौगात दी है उसकी सबसे बड़ी खासियत है कि कानपुर से IIT से सामान्य आदमी स्टेशन जाने के लिए कोई ट्रेन होती थी 2 घंटा पहले उसको निकलना पड़ता था। आज कल ही ट्रेन चली है और आज हम लोगों के पास फोन आ रहा है कि भाई साहब ये सबसे अच्छा काम हुआ, कहीं भी जाम नहीं फंसना हुआ। IIT से और घंटाघर तक व्यक्ति मुश्किल से 25 मिनट में पहुंच जा रहा है। इससे बड़ी सौगात कानपुर के लिए और कुछ नहीं हो सकती है कि आदमी जाम से बचेगा, कोई अपना वाहन नहीं ले जाना पड़ेगा और आना जाना कम हो गया है। जितना भी मोदी को धन्यवाद दिया जाए उतना कम है कानपुर की जनता को, उन्होंने ये सौगात दी। आपको बता दें कि कानपुर के युवक युवतियां ही नहीं, बड़ी संख्या में बड़े बुजुर्ग भी भूमिगत मेट्रो में सफर करने का लुत्फ उठाने पहुंचे हैं। शनिवार सुबह 6 बजे से दूसरे फेज की मेट्रो चलना शुरू होने के साथ ही सफर करने को उत्सुक लोगों का अलग अलग मेट्रो स्टेशन पहुंचना शुरू हो गया है। अब तक जाम की समस्या का सामना करते गंतव्य तक पहुंचने वालों से के न्यूज संवाददाता ने मौके पर पहुंचकर बातचीत की। आइए सुनते हैं मेट्रो से सफर करने वाले यात्रियों का अनुभव, उन्हीं की जुबानी। कानपुर में मेट्रो चलाना वाकई शहरवासियों के लिए बड़ी उपलब्धि है। अगर मेट्रो रूटों का इसी तरह विस्तार जारी रहा तो शहर जाम की समस्या से निजात पाएगा। मेट्रो ने कानपुर सेंट्रल का सफर जो है अब सरल कर दिया है। देश के प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर 5 अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशनों का उद्घाटन किया और आज जो है लोगों ने इसका सफर किया। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए UPMRC के MD सुशील कुमार है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, मेट्रो में आज अंडरग्राउंड सफर करने का पहला दिन था, यात्रियों का किस तरीके से स्वागत किया गया है? देखिए, ज्यादातर लोगों के लिए ये पहला अनुभव है एक अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन देखने का। तो बहुत सारे लोग खुशी में घूमने के लिए, देखने के लिए आ रहे हैं। जो अंदर जिस तरीके से स्टेशन की सजावट की हुई है और बाहर इतनी तपती गर्मी में अंदर एयर कंडीशन माहौल में और एयर कंडीशन ट्रेन में जो लोग लुत्फ उठा रहे हैं और ट्रैवल कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो निश्चित तौर पे उनके चेहरे पे एक अलग खुशी है। और उसी के अनुरूप हम लोगों ने सुबह से जो हमारे पैसेंजर्स आए हैं उनका फूल दे के स्वागत किया है, उनको चॉकलेट बांटी है। उनके लिए ये अनएक्सपेक्टेड था तो वो बहुत खुशी जाहिर की है। बच्चे बहुत खुश हैं। हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि जो कस्टमर है, जो अतिथि है, वो भगवान की तरह से सर्वोपरि है, उसको वो सारी चीजें प्रोवाइड की जाएं जिसकी वजह से एक सफल सुरक्षित यातायात यहाँ पर हम प्रोवाइड कर सके उन सब के लिए जो इस क्षेत्र के वासी हैं। समय से पहले इसका शुभारंभ हो गया है, अब ट्रैक भी चलने लगा है, लोग सफर भी कर रहे हैं। अब आगे क्या कुछ करना है, मेट्रो का आगे का क्या कुछ लक्ष्य? देखिए, ये ट्रैवल फैसिलिटी ये चीज है और इसको जीवंत बनाना हमारा बड़ा ध्येय है। तो आप देखेंगे कि जैसे प्रायोरिटी सेक्शन में कई स्टेशन पे बहुत सारे ईटिंग जॉइंट्स हैं, एक्टिविटी जोन्स हैं, हम लोग कुछ ना कुछ बुक एग्जीबिशन, आर्ट एग्जीबिशन कराते रहते हैं। और तो ये अंडरग्राउंड स्टेशन में फिर आगे ये एक्सटेंड होगा। आपको नवीन मार्केट में आने वाले दिनों में दिखाई देगा कि कुछ ना कुछ इवेंट्स रहेगी। स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, कोई सोलो आर्टिस्ट को विजिट करना चाहता है, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। बुक एग्जीबिशन कल से शुरू हो रही है। लाइव FM स्टूडियो भी हम लोग प्लान कर रहे हैं यहाँ पे आने के लिए। और बहुत सारी खाने पीने की दुकानें जो हैं, जो आप ईटिंग जॉइंट्स हैं, क्योंकि बिना उसके जर्नी पूरी नहीं होती है, तो वो भी कुछ खुल गए हैं, कुछ खुल रहे हैं। और जहाँ तक आगे के सेक्शन की बात है तो नौबस्ता तक का सेक्शन जो है वो तैयारियां उसकी पूरी जोरों से चल रही हैं। और ये साल का अंत होने से पहले ही हम ये पूरा का पूरा आगे वाला करीब 7 किलोमीटर का सेक्शन, 2 किलोमीटर जो अंडरग्राउंड है उसके आगे 5 एलिवेटेड सेक्शन है, स्टेशन है, वो इसी साल के अंत से पहले ही कानपुर की जनता को समर्पित किए जाएंगे। ये थे हमारे साथ UPMRC के MD, जिन्होंने ये कहा कि इस साल के अंत तक 7 किलोमीटर का मेट्रो का सफर और शहरवासियों को तोहफे में दे दिया जाएगा। कानपुर से के न्यूज के लिए
गुप्ता की रिपोर्ट। तो स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज।